हेलो 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 बच्चों, बाबा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं आज आपके इस लेक्चर में। आज हमारा डेमो लेक्चर है और आप सभी लोगों को सबसे पहले 10th से 11th आने की बहुत बहुत बधाइयां, क्योंकि आपका एक पड़ाव जो है वो 10th का भी पूरा हुआ है और आप लोगों ने सोचा है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे और 11th क्लास में आकर के अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, ऐसा आप सोच रहे हो और ऐसा बिल्कुल होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि 11th क्लास और 12th क्लास जो होती है, ये जो 2 साल होते हैं, ये आगे आपके थोड़े करियर को भी डिफाइन कर देते हैं अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हो तो, है ना। और 11th 12th ही ऐसे 2 ईयर्स होते हैं जिसमें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, सिलेबस 11th और 12th का ही आता है, लेकिन उसके कुछ बेसिक्स जो हैं वो आपने 10th में पढ़े होते हैं और 11th क्लास जब तुम शुरू करते हो तो उसकी कुछ बेसिक बातें समझनी होंगी। और मैं आपको इस बैच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं और बहुत धुआंधार तरीके से अपन पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जो बच्चे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं जानते हैं बताना चाहता हूं मैं। मेरा नाम पंकज सिजेरिया है और मैंने HBTI कानपुर से बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। ठीक है, और 16 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए और पीडब्ल्यू में स्टार्टिंग से हूं, डे 1 से पीडब्ल्यू में रहा हूं और लगभग सभी बैचेस को मैंने पढ़ाया है और आज तक भी मैं सभी बैचेस ही पढ़ाते हुए आ रहा हूं, है ना। तो काफी बच्चों के साथ बात भी होती है हर साल, काफी बच्चे मिलने भी आते हैं, रिजल्ट सेलिब्रेशन में भी आते हैं, इवन जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो भी गाइडेंस के लिए आते हैं, है ना, कि सर आगे हमें क्या करना है। तो काफी बच्चों से बात हुई और जो बच्चे हैं वो लगातार शार्प होते जा रहे हैं, है ना। साल दर साल बच्चों की जो कैपेबिलिटी है काम करने की बढ़ती जा रही है, पढ़ने की कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है, जैसा देखने को मिला है। ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूं, काफी बच्चों से बात होती है कि बच्चे आजकल बहुत फास्ट सोचने लगे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, सीखने की बहुत जल्दी इच्छा हो गई है, जल्दी जल्दी सीख रहे हैं चीजों को। बड़ा अच्छी बात है ना। और ये अच्छी बात है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम सीखेंगे हम जल्दी आगे बढ़ेंगे और अगर हम जल्दी आगे बढ़ेंगे तो हम जल्दी काम करना स्टार्ट करेंगे, है ना। कई बच्चों का सपना होता है कि हम अपनी कंपनी खोलें, कई बच्चों का सपना होता है हम अपना हॉस्पिटल खोलें, कई बच्चों का सपना होता है कि हम जीवन में आगे जाकर के आईएएस बने, है ना। कई लोग एमबीए करते हैं, तो बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं जिसमें बच्चे जाते हैं और अपना करियर बनाते हैं। लेकिन उस करियर को बनाने के लिए शुरुआत तो आपको यहां से करनी पड़ेगी ना। क्लास 11th से आपको शुरू करना पड़ेगा। तो क्लास 11th में ही अगर आप सोच लोगे कि मेरे को ये बनना है, तो उसके लिए तैयारी अभी से चालू होगी। क्लास 11th में काफी बच्चों को ऐसा भी लगता है कि सर 10th में कम चैप्टर होते थे, 11th में ज्यादा चैप्टर होते थे। ऑब्वियसली 11th आसान तो उतनी नहीं है, लेकिन आप अपने हरकतों से उसको आसान बना सकते हो। आपकी हरकतें ऐसी होनी चाहिए कि वो आसान बन जाए। हरकतों से मेरा मतलब यह है कि जब क्लास में पढ़ाया जाए आपको, तो आप अच्छे से उसको पढ़िए। जब आपसे बोला जाए डीपीपी सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करिए। आपको बोला जाए होमवर्क करना, उसको करिए। मॉड्यूल सॉल्व करना, उसको करिए। कोई बुक अगर बताई जाती है उसको सॉल्व करिए। कोई स्टैंडर्ड बुक मटेरियल हम अपनी तरफ से देते हैं तो उसको सॉल्व करिए, क्योंकि ये 2 साल का पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है और हम लोगों ने पिछले कई सालों से ये इकोसिस्टम बना रखा है कि अगर तुम इस फनल से निकलोगे तब जाकर के तुम अपने अपने एग्जाम में सिलेक्ट हो पाओगे और सिलेक्ट ही नहीं, बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट हो पाओगे। कई सारे बच्चे पढ़ करके, जैसे मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ ऐसे बच्चों को पढ़ाने का जिनकी IIT जेईई में AIR 3 रैंक आई है, जिनकी नीट के अंदर AIR 24 रैंक आई है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब एक तो मैं एग्जांपल एक दो ही दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। और आज की डेट में किसी भी IIT, किसी भी NIT, किसी भी मेडिकल कॉलेज या कोई भी कॉलेज में ऐसा बच्चा को आपको नहीं मिलेगा जो मेरे से ना पढ़ा हुआ हो, है ना। इतना मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं, क्योंकि सारे बच्चे लगभग लगभग अब आजकल कॉलेजों में पीडब्ल्यू से ही जाते हैं और पीडब्ल्यू का तो जो परंपरा है वो आगे बढ़ती ही जा रही है और लगातार बच्चे कॉलेजेस में जा रहे हैं और अपना करियर बना रहे हैं। आपका बैकग्राउंड कैसा भी हो, आप बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो या आप बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हो या आप मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हो, आप किसी भी परिवार से बिलोंग करते हो, ये आपकी पुरानी चीज है, ये आपको मिली है, ये आपकी वजह से नहीं है, ये ऊपर से आई है। लेकिन अब आगे जाकर के आप अपनी चीजें कैसे आगे बढ़ा सकते हो, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, जहां आप स्टैंड कर रहे हो ये आपके हाथ में नहीं था, लेकिन यहां से जो बदलाव आएंगे आपके जीवन में उसके जिम्मेदार आप होगे। आप अगर अच्छे से पढ़ोगे, अच्छी जगह पहुंचोगे, तो ऑटोमेटिकली फैमिली की कंडीशन अच्छी हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं पढ़ाई से। और कई बच्चों के पास सिर्फ एकमात्र साधन होता है पढ़ाई करने का। पढ़ाई और कलम ऐसी चीज है कि जिसको चलाओगे ना, जितना घिसोगे उतना चमकोगे, और वो आप करके दिखाओगे, ये मुझे पूरा भरोसा है, तभी आप यहां तक पहुंच पाए हो। अगर आप यहां तक सुन रहे हो मुझे, यहां तक पहुंच चुके हो, यानी कि आपने डिसीजन ले लिया है। अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अब आपको जो हम कह रहे हैं वो आप करते जाओगे, क्योंकि हमें पता है कि किस तरीके से बच्चे कॉलेज के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करने जा रहा हूं मैं। काफी बातें मैंने आपको बता दी। अब शुरुआत में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि क्लास 11th स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहली बात, आप अगर बैच में आए हो, इंडिया का सबसे बेहतरीन बैच है,
क्लास 11th का। पहली बात तो ये, ठीक है। तो भाई कैसे आपको स्टार्ट करना था, एक डिसीजन आप ले चुके हो, और पहला डिसीजन जो है वो आपका बहुत ही गेम चेंजर होने वाला है कि आप बेस्ट बैच में हो। आप ये समझ लीजिए, यहां जितने भी टीचर्स हैं सब ताबड़तोड़ पढ़ाते हैं, तभी यहां पर पहुंचे हैं, है ना, मेहनत से सब लोग यहां पहुंचे हैं। तो बेस्ट बैच है ये, सबसे पहली बात। सेकंड, जो मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं कि मेंटेलिटी का फर्क होता है। आपकी सोच ही आपको आपके जैसा बनाती है। जैसे कई बच्चे सोचते हैं कि सर हमें नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, या हम किस तरीके से स्टार्ट करें। तो बेटा एक बात बताओ, अगर दिमाग को नेगेटिव थॉट आते हैं तो पॉजिटिव भी तो आ सकते हैं ना। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा। ये जो जर्नी चलेगी ना आपकी, जो क्लास 11th की पूरी जर्नी चलेगी, ये आसान नहीं होने वाली है। आसान इन द सेंस आपको बहुत सारे लेक्चर्स देखने होंगे, बहुत सारा आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा, मतलब अपने आप को पूरी तरीके से झोंकना पड़ेगा, तब जाके आपकी 11th बहुत अच्छी हो पाएगी। और वो बहुत मुश्किल भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। जैसा कहते जा रहे हैं वैसा करते जाओगे, आपको बहुत स्मूथ लगेगा। मतलब देखो, जैसे मैं अपना खुद का ही बताता हूं। जब मेरे से ऐसा बोला गया था कि सर मतलब घर वालों ने बोला था कि जॉब कर लो कोई, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा जॉब नहीं कर पाऊंगा, मेरे को मेरा काम करना है जो मेरे को पसंद है। तो उन्होंने पूछा क्या पसंद है। शुरू में आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि क्या बनना है, लेकिन जब कॉलेज में पहुंचे तो समझ में आ गया कि हाँ मेरे को पढ़ाना है। तो मैंने पढ़ाई में करियर बनाया, और मतलब मेरी हॉबी है पढ़ाना। मजा आता है पढ़ाने में, क्योंकि यंग माइंड्स के साथ हम रहते हैं, है ना। तो इतने सालों से, 16 सालों से मैं पढ़ाते आ रहा हूं, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यार, कई बार ऐसा होता था ना कि लोग बोलते हैं कि यार एक ही काम करोगे तो बोर हो जाते। नहीं भाई, अगर आप यंग माइंड्स के साथ, नई जनरेशन के साथ पढ़ा रहे हो, उनको उनको आगे बढ़ा रहे हो, देश को आगे बढ़ा रहे हो, इससे अच्छी बात क्या है। तो इसमें बोर होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो जब मैंने सोचा कि यार मेरे को पढ़ाना है, इसका मतलब यह है कि जो काम आपको पसंद हो अगर वो करते हो, एफर्टलेस होता है, आपको कभी भी तकलीफ नहीं होती है। आप 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, कितने भी घंटे पढ़ा लो, आप मेरे को खड़ा कर दो, सर पढ़ाते रहो, मैं पढ़ाते रहूंगा। रात को 2 बजे उठा दोगे, पंकज सर आज सवाल हो जाए, वो भी करवा दूंगा। तो मतलब उस सिचुएशन में, उस जगह पर हम पहुंच चुके हैं, है ना। तो मेंटलिटी का बहुत फर्क पड़ता है। मेंटलिटी अपनी पॉजिटिव रखनी है आपको, है ना। और कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं कमजोर हूं, ये दिमाग में कभी नहीं लाना। ऐसा नहीं कि अभी 11th क्लास में, जीवन में कभी आगे जाओ, जब आप बड़े हो जाओगे, जीवन में आगे जाओ, कभी भी अपने दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मैं कमजोर हूं। हमेशा अपने दिमाग में रखिए आई एम द फाइटर, आई एम द फाइटर, ये दिमाग में रखिए। मैंने वैसे टैटू भी बनवा रखा है इसका मैंने टैटू भी बनवा रखा है इसका। ये मुझे याद दिलाता है हमेशा कि आई एम द फाइटर। कभी भी जब मोटिवेशन डाउन हो जाता है, हम भी इंसान है, कभी कभी लगता है, जब डाउन साइड लगती है ना, कभी जब बहुत चीजें दिमाग में चल रही होती हैं तो लगता है ऐसा। तो ये चीज मेरे को याद दिलाती है कि आई एम द फाइटर। तो चीजें रिकवर होती हैं फिर धीमे धीमे। तो आपको ये ध्यान रखना, मेंटलिटी आपकी हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट, फॉलो योर टीचर। अगर आपने अपने टीचर को फॉलो कर लिया, चाहे आप किसी से भी पढ़ें, चाहे आप जीवन में किसी से भी पढ़ें, अगर आपने अपने टीचर को फॉलो कर लिया ना भाई, हर टीचर इक्वली कैपेबल होता है कहीं भी पहुंचाने के लिए, ठीक। तो आप टीचर को फॉलो करें, ये ध्यान रखें, ठीक। और एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूं, ठीक। ज्यादा लोगों की ना सुने, ज्यादा लोगों की ना सुने। जो सुनना था सुन लिया। अब आप 10 लोगों से पूछोगे, 8 लोग नेगेटिव होते हैं, 2 ही पॉजिटिव होते हैं। आप देख लो जीवन में अपने, क्लास 10th में आप देख लो, आपने जितने लोगों से बात की हो कि तुम ये कर पाओगे, 10 लोगों में से 8 लोगों ने आप पर भरोसा नहीं किया। वो नहीं समझ पाए कि आप क्या कर सकते हो। देखो, तुम्हें पता है कि तुम क्या कर सकते हो, बस उस अंदर की आग को बाहर निकालना है तुम्हें। तुम क्या कर सकते हो तुम खुद नहीं जानते ये, लेकिन तुम बहुत कुछ कर सकते हो। इंसान जो सोच सकता है ना, वो कर सकता है। अगर इंसान ने सोच लिया, इंसानी दिमाग इतना तेज है, अगर उसने सोच लिया कि मेरे को ये करना है तो वो कर ले जाएगा भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ज्यादा लोगों की ना सुने। आपने जितना सुनना था सुन लिया, डिसीजन ले लिया, अब बैच में आए, धमाकेदार पढ़ाई होगी, ठीक है। बस ये पॉइंट मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूं। बैच के अंदर बाकी सब मसाला आपको मिलेगा ही, ठीक है। चलिए भाई, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक समझा देता हूं कि क्या क्या चीजें होती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करती है ना। थोड़ी सी पीछे की स्टोरी बताता हूं, उसके बाद आते हैं यहाँ पे, ये तो अपन पढ़ लेंगे, है ना। थोड़ी पीछे की कहानी बताता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बनी कैसे। और कोई बहुत ज्यादा साल पुरानी केमिस्ट्री नहीं है कि ये 500-600 साल पुरानी हो। बहुत ज्यादा साल पुरानी नहीं है, 200 साल पुरानी ही बात है ये। और 200 साल में इस केमिस्ट्री ने इतना धमाल मचाया है कि क्या बताएं। इतने कंपाउंड, करोड़ों कंपाउंड, अरबों कंपाउंड बन गए इसके, ठीक है। शुरुआत कहां से हुई थी, जो मतलब किताबों में लिखा हुआ है उसके हिसाब से शुरुआत हुई थी।
बर्जीलियस साहब थे, ठीक है। बर्जीलियस साहब ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बनने के लिए कोई वाइटल फोर्स जिम्मेदार है। वाइटल फोर्स मतलब गॉड फोर्सेस, मतलब दैवीय शक्तियां मान लो आप, है ना। तो मतलब उन्होंने बोला था कि दैवीय शक्तियां जिम्मेदार हैं, ऊपर से ही होता है सब, ठीक। तो उन्होंने बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाइटल फोर्स जिम्मेदार हैं, दैवीय शक्तियां जिम्मेदार हैं। लेकिन ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, और वो उनमें से एक उनके खुद के स्टूडेंट थे, वोलर। तो वोलर साहब जो थे, उनके जो खुद के स्टूडेंट थे, उन्होंने बोला सर आप ये जो कह रहे हो ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं ट्राई करूं क्या, मैं ऐसा ट्राई करूं कि किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक बना दूं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, जो मिनरल और गैसेस से आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब प्लांट और एनिमल से आते हैं। तो उन्होंने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट किया लैब के अंदर। लैब के अंदर उन्होंने अमोनियम साइनेट लिया, अमोनियम साइनेट लिया और उसको उन्होंने हीट कराया। अमोनियम साइनेट लिया और उसको उन्होंने हीट कराया, हीट। उन्होंने इसको हीट करा दिया, गरम 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 गरम, और हीट करा दिया। तो इन्होंने इन एटम्स ने अपना अरेंजमेंट चेंज कर लिया, और अरेंजमेंट चेंज करके यूरिया बना दिया, NH2CO NH2, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो भाई साहब वोलर साहब ने कहा मजा आ गया भाई। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या बन गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक से क्या बन गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। तो अब ये जो वोलर साहब थे, अब इन्होंने काम तो कर दिया। ये गए अपने सर के पास, कह रहे सर, बर्जीलियस साहब बोलते आओ बेटा वोलर, कैसे हो। वोलर कहते सर हम बहुत बढ़िया हैं, आओ बैठो चाय पीते हैं। तो वोलर साहब को चाय पिलाई। तो वोलर साहब कहते हैं सर, बर्जीलियस तो टीचर थे उनके, कहते हैं सर आप जो कह रहे थे वो गलत प्रूव हो चुका है, अब टीचर तो टीचर ही होता। कह रहे ऐसे कैसे। कहते हैं आपने बोला था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक नहीं बन सकता, मतलब लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, मैंने कर दिया है। बर्जीलियस साहब ने बोला ऐसा, ओहो क्या बात है, आओ मैं भी देखना चाहता हूं। तो बर्जीलियस साहब ने बोला कि चलो वोलर मुझे दिखाओ, लेकिन पहले चाय पियो। तो चाय पी के दोनों गए, बढ़िया बेहतरीन। और ये रिएक्शन फिर से उन्होंने लैब में टेस्ट करके दिखा दिया कि भाई साहब बन गया। अब बर्जीलियस साहब सोच में पड़ गए, उनको लगा कि यार मेरा ना जो मैंने बोली थी बात, वो मेरे स्टूडेंट ने गलत प्रूफ करी। पहली बात तो उनको खुशी हुई, लेकिन वो चौकन्ने हो गए थोड़े से। उनको लगा कि यार इसने जो किया है एक्चुअल में है क्या। शाबाशी तो दी, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने पूछा कि तुम कर क्या रहे हो। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, हीट कराया। तो वोलर साहब ने बोला हीट कराया, बर्जीलियस साहब ने बोला अच्छा, मतलब एटम ने आपस में अपने आप को रीअरेंज कर लिया, मतलब बॉन्डिंग पैटर्न चेंज कर लिया, तो बन गया होगा। तो ये कहानी हुई। फिर उन्होंने उनको शाबाशी दी वोलर को, बोला ठीक है बेटे आगे बढ़ो। तो उन्होंने फिर लोगों को बताना चालू करा। फिर धीमे 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 और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना चालू हुए, और आज के जमाने में पता नहीं कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुके हैं, अनगिनत ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो यहां से ये कहानी शुरू होती है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब स्टडी हुई, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनना चालू हो गए, तो उनको क्लासिफाई करना चालू कर दिया। उसी में से एक टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं, डिग्रीज, ठीक है। उन्हीं में से एक टॉपिक है डिग्रीज। डेमो लेक्चर है तो थोड़ा छोटा टॉपिक अपन यहां पर ले रहे हैं, ठीक है। डिग्रीज की बात करें कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाते हैं तो उनकी डिग्रीज कैसे लिखते हैं, वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इनका यह कहना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड विद द कार्बन, ये डिग्री ऑफ कार्बन होता है। ध्यान सुन लो, डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब क्या है कि एक कार्बन एटम से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, एक कार्बन एटम से कितने कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, वो होती है डिग्री ऑफ कार्बन। जैसे अगर मैं आपसे कहूं बताओ इसकी डिग्री क्या है, बताओ इसकी, ध्यान सुनना जरा, डिग्री ऑफ कार्बन सीख रहे हैं अपन, है ना। बताओ इसकी डिग्री क्या है भाई, इसकी डिग्री क्या है बताओ, इससे कितने कार्बन कनेक्टेड है, सर एक ही कनेक्टेड है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। बताओ इसकी डिग्री क्या है, सर इसकी डिग्री हो जाएगी 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री कार्बन। सर इसकी डिग्री क्या है 1 2, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। सर इसकी डिग्री क्या है, सर 4 कनेक्टेड है, 1 2 3 4 4 डिग्री। सर इसकी डिग्री क्या है, सर इससे ये कनेक्टेड है तो 1 डिग्री। सर इसकी डिग्री क्या है 1 डिग्री, क्यों, इससे ये कनेक्टेड है। सर इसकी डिग्री क्या है 1 डिग्री। इस तरीके से चलना होता है, ऐसे हम निकालते हैं किसी एक कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन कनेक्टेड हैं, वो होता है डिग्री ऑफ कार्बन। क्या ये बात क्लियर है मेरी, होनी चाहिए बिल्कुल, है ना। किसी एक कार्बन से कितने कनेक्टेड, जैसे मान लो ये लिखा है, चलो एक एग्जांपल और, CH3 CH2 CH3। चलिए इसमें क्या क्या डिग्री है बताओ, ये कार्बन किससे कनेक्टेड है, ये कार्बन कनेक्टेड है मान ले किससे, तो इसकी डिग्री 1 हो गई, हो गया काम। सर ये वाला कार्बन किससे कनेक्टेड है, इससे और इससे, तो इसकी डिग्री 2 हो गई, हो गया काम। सर ये वाला कार्बन किससे कनेक्टेड है, इससे, तो इसकी डिग्री 1 हो गई। इस तरीके से होता है, सिंपल एकदम,
समझे, ऐसा होता है। सर इसका मतलब क्या, ये क्या बना रखा डब्बे जैसा, कुछ नहीं, ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये वाली, ये कार्बन होते हैं, तो ये सब कार्बन है, आप इनको कार्बन मान लो। आप कहोगे सर अगर ये कार्बन है तो हाइड्रोजन कहां है, बेटा हाइड्रोजन छुपा के लिखे हुए उन्होंने, यहां पर H होंगे। सर कितने H होंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 होती, 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस वाले ने यहां पर 2 बॉन्ड बना रखे तो 2 H होंगे, ठीक है, इस तरीके से सोचना होता है। सर इस वाले ने 1 बॉन्ड बना रखा है तो यहां पर 3 H होंगे, इस तरीके से सोचना होता है, ठीक है। अब मान लो मुझे डिग्री निकालनी इस वाले की, सर इस वाले की डिग्री क्या है, इसकी, इस वाले की डिग्री क्या है, अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं तो ये वाला इससे कनेक्टेड है तो ये 1 डिग्री है, ठीक है, ये वाला 1 डिग्री है। सिमिलरली अगर मुझे इसकी बतानी हो, बताओ जरा, दिमाग में सोचो, बताओ जरा, ये किससे किससे कनेक्टेड है, ये वाला 1 2 और 3 से कनेक्टेड है तो 3 डिग्री हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सर ये वाला किससे कनेक्टेड है, 1 और 1 2 से कनेक्टेड है तो 2 डिग्री हो जाएगा, ये वाला इससे और इससे कनेक्टेड है तो 2 डिग्री हो जाएगा, ये वाला इससे और इससे कनेक्टेड है तो 2 डिग्री, इस तरीके से होता है ये। क्या मेरी बात समझ पाए, बाकी के सारे 2 डिग्री है, समझे, तो इस तरीके से डिग्री निकालते हैं। सर ये जो आप पढ़ा रहे हो इसके सवाल भी होते होंगे, हाँ बिल्कुल होते हैं। आइए मैं आपको एक सवाल देता हूं, आइए डिग्री का एक मैं आपको सवाल देना चाहता हूं, ये रहा डिग्री का सवाल। चलिए आइए जरा, अगर मैं इस सवाल का आंसर आपसे चाहूं तो भले ही डेमो लेक्चर है, आपको, आप सीख गए हो ना तो आंसर बता दो। मुझे बताओ जरा, यहां पर मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो सर ये CH3 लिखा है, ऐसे लिख लूं, फिर क्या लिखा है सर, ये CH लिखा हुआ है, और ये ब्रैकेट में CH3 मतलब इस पर लगा हुआ है कार्बन पे, सर इसके आगे CH2 हो जाएगा, क्यों सर 2 H हो गए ना, सर यहां पर C के साथ एक H लगा है और एक CH3 लगा है और एक CH3 आगे लगा है। अब मुझे आप बता सकते हो कि नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन यहां पर कितने हैं, बता दो जरा, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन यहां पर कितने हैं, बता दो जरा, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन यहां पर कितने हैं, बता दो जरा, सोचो जरा, आपको क्या चाहिए, एक कार्बन से कितने कार्बन कनेक्टेड है ये चाहिए, ठीक, अपन सारा करेंगे। इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन की डिग्री क्या है, सर ये 1 डिग्री है, क्यों, ये वाला इससे कनेक्टेड है। सर इस कार्बन की डिग्री क्या है, 3 डिग्री है। इस कार्बन की डिग्री क्या है, 1 डिग्री, क्यों, इससे ये कनेक्टेड है। इसकी बताना जरा, 1 और 1 2 कनेक्टेड है तो 2 डिग्री, इस वाले की 3 डिग्री, इस वाले की 1 डिग्री, इस वाले की 1 डिग्री। तो मुझे क्या चाहिए था, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन चाहिए, और 2 डिग्री कार्बन कहां पर दिख रहा है, यहां दिख रहा है, तो 2 डिग्री कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, देखो जरा, 2 डिग्री कार्बन मतलब ये है, इसका मतलब बाकी सारे क्या है, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, तो 2 डिग्री कौन सा बेटा, ये वाला। तो कितने 2 डिग्री कार्बन है, तो नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन है 1, ठीक। तो ये बहुत बेसिक सी बात है। अब आपको ये जानकर के बहुत आश्चर्य होगा कि ये जो सवाल है ये जेई मेन का सवाल है, ये जो सवाल है ये जेई मेन का सवाल है 2024 का। सोचो, ये सवाल आया है, बना लिया था ना। तो ऐसे ही सवाल अपन और भी करेंगे, ऐसे ही टॉपिक हम और भी पढ़ेंगे जब आपकी मेन क्लास स्टार्ट होगी, है ना। अभी जस्ट मैंने आपको झलक दिखाई है कि क्या होने वाला है। बहुत आसान होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब आप पढ़ोगे धीमे धीमे मजा आ जाएगा, मतलब आपको आनंद आ जाएगा। आप कहोगे सर एडवांस के भी सवाल करा दो, तो एडवांस के सवाल ऑर्गेनिक के ना मल्टी कॉन्सेप्ट होते हैं, एक सिंगल कॉन्सेप्ट का नहीं होता, मल्टी कॉन्सेप्ट। तो जब हम सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे तो वो जो एडवांस का सवाल आपके सामने आएगा आपको लगेगा हलवा ये तो, अरे सर इसमें क्या है, ये तो सब आता है हमें। और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ये दो चीजें ऐसी हैं जो बहुत टाइम बचाती है पेपर में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ध्यान से पढ़ना, ये आपका टाइम कम लेंगी, नंबर उतनी देंगी। फिजिक्स का एक सवाल, ऑर्गेनिक का एक सवाल, फिजिक्स में थोड़ा टाइम लगेगा, ऑर्गेनिक में टाइम नहीं लगेगा, ये है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन होती है। सब्जेक्ट तो वो भी अच्छा है, कैलकुलेशन होती है, सब्जेक्ट ये भी अच्छा है। यहां कैलकुलेशन नहीं, यहां क्या होता है आपकी घर पे प्रैक्टिस। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिजिकल केमिस्ट्री कैसा होता है, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स होते हैं बेटा, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ता है तब आंसर आता है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, पूरा कॉन्सेप्ट, और इतना ब्यूटीफुल है ये कि एक बार अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चालू कर दोगे ना भाई साहब, आपकी नजर नहीं हटेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई साहब ऐसी चीज है, एक बार इसकी लत लग गई ना आपको, आपको लग गया ना कि भाई मजा आ गया, तो आपकी नजर ही नहीं हटेगी। आप कहोगे सर मेरे को और सवाल दो, ठीक। तो जब अपन बैच में मिलेंगे, बैच में थोड़े दिनों बाद मिलेंगे हम, तो जब हम बैच में मिलेंगे तो फिर से शुरुआत करेंगे और भरपूर एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। और एक बार अगर आप पढ़ लोगे तो मुझे इतना भरोसा है भूलोगे नहीं मुझे ठीक है, भूल नहीं पाओगे मुझे, इतना तो मैं भरोसा करता हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों से मेरे दिल में एक बात थी जो मैं कहना चाह रहा था, आज बोल ही देता हूं, क्योंकि आप लोगों से मिलने का बहुत मन था मेरा। मैंने कहा आओ अभी मिल लेते हैं।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। और जाते जाते दो लाइनें हैं कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, हौसले भी जिद्दी हैं। ठीक है, तो मुलाकात करेंगे आपसे जब मेन बैच अपना स्टार्ट होगा। बहुत मजे से पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है और आपको अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचा देंगे, लेकिन उसकी शर्त है मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए ओके बाय।